आप सभी का स्वागत है आगर मालवा में। आगर मालवा वो शहर जो कभी पवारों की राजधानी रहा तो अंग्रेजों की छावनी भी बना और 16 अगस्त 2013 में ये जिले के रूप में अस्तित्व में आया। आगर मालवा वो शहर है जहां पर प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ के मंदिर में एक भक्त की पूजा होती। आगर मालवा वो शहर है जहां पर जामा मस्जिद की 125 फीट ऊंची मीनार आसमान में यहाँ के सौहार्द की कहानियां कहती है। आगर मालवा वो शहर है जहां पर ठीक मेरे पीछे अगर कैमरामैन दिखा सके, गांधी जी की प्रतिमा यहाँ पर लगी है गांधी उपवन में। 1949 के बाद में यहाँ पर गांधी जी की अस्थियां लाकर रखी गई थी। तमाम मुद्दों पर हम यहाँ बात करेंगे, इस शहर के मिजाज को जानने की कोशिश करेंगे। तमाम तरह के लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बसंत गुप्ता जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आप वरिष्ठ पत्रकार है, काफी सालों से आप राजनीति को करीब से भी देख रहे हैं, शहर को बहुत नजदीक से देखा, राजनीति का विश्लेषण भी करते आए हैं, करीब 40 साल का अनुभव है। क्या आप कहेंगे इस शहर के बारे में, आपके शब्दों में किस तरह की इसकी परिभाषा होगी? यह शहर अपने आप में ऐतिहासिक है, साथ ही यहाँ की मिट्टी लाल भूरी होकर लाल माटी के शहर के रूप में भी इसे जाना जाता रहा है। साहित्यकार पंडित गणेश दत्त शर्मा इंद्र जो द्विवेदी युगीन साहित्यकार हुए, उनके नाम से भी लंबे समय तक साहित्य जगत में इस शहर का नाम जाना जाता रहा। इसी के साथ 2013 में यह जिला आगर वासियों की 40 साल से चली आ रही मांग के बाद पूरा वो जिला बनाया गया। जिला बनाने के बाद इसका विकास तो तेजी के साथ हो रहा है और आगर शहर में भी सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में अधोसंरचनागत विकास हो रहा है। बावजूद यह कस्बाई जिला होने के कारण आर्थिक रूप से पिछड़ा जिला है। बड़े उद्योग धंधे यहाँ पर नहीं है जिनकी महती आवश्यकता है। संतरा उत्पादन में ये जिला अग्रणी नहीं, अव्वल है मध्य प्रदेश में। बावजूद यहाँ पर विडंबना की बात है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट तक की स्थापना नहीं है, इवन कोल्ड स्टोरेज तक नहीं है। इसलिए यहाँ के किसानों को अपना संतरा इंदौर ले जाना पड़ता है और बाहर की जो व्यापारी हैं वो इंदौर के नाम से आगर का संतरा बेचते हैं। तो ये भी एक बहुत प्रमुख मांग है। सिंचाई का रकबा भी बढ़ा है, बावजूद अभी क्षेत्र में सिंचाई के रकबे बढ़ाने के लिए सिंचाई योजना की जरूरत है। और खास बात यह है कि प्राकृतिक रूप से यह विशेषकर आगर मालवा और यहाँ के कई क्षेत्र, नलखेड़ा विश्व प्रसिद्ध माँ पीताम्बर पीठ बगुलामुखी का मंदिर नलखेड़ा में है, जहाँ देश और विदेश के वीवीआईपी लोग निरंतर रूप से आया करते हैं और आज भी आते हैं। इसी प्रकार यहाँ का जो मोती सागर तालाब है वो भोपाल के बाद में उसका क्रम आता है। 400 बीघा क्षेत्रफल का यह तालाब अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक धरोहर है। इस तालाब का झील के रूप में विकास यदि होता है तो यहाँ पर पर्यटन के लिए भी वो एक आकर्षण का विषय बन सकता है। तो यहाँ की जो जिले की जो संरचना है, क्षेत्र की संरचना, उसके बारे में आपने बताया। बसंत गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद है, वरिष्ठ अभिभाषक है आप सुरेंद्र कुमार जी मारू साहब। आप बताइए किस तरह की जरूरतें यहाँ पर है और क्या अभी तक हो पाया इस जिले में? आगर में जब भूरेलाल जी फिरोजा विधायक थे तभी से आगर को जिला बनाने की मुहिम काफी समय से चल रही थी। अंततः गत्वा आगर वासियों की ये मांग सन 2013 में पूरी हुई। आगर जिला बनाने के लिए 6 तहसीलों का गठन हुआ था। वो 6 तहसील आगर जिले के अंदर मिली है और आगर जिला बनने के कारण यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होना भी बहुत जरूरी था। तो इस आधार पे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आगर में आगर जिला जज बनने के कारण भी नई बिल्डिंग की स्थापना की गई है। इस बिल्डिंग में लगभग ये मान के चलिए कि 8 जजेस, डिस्ट्रिक्ट जज सहित 8 जजेस के अंदर बैठेंगे और निकट भविष्य में 1-2 माह के अंदर नई बिल्डिंग में भी वकालत का काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जिले को देखते हुए भी यहाँ की
कृषि प्रधान देश होने के कारण, कृषि प्रधान नगर होने के कारण यहाँ उद्योगों के कारण पिछड़ा हुआ है। ऐसा कोई बड़ा उद्योग आगर नगर में नहीं है, वो सिंचाई के साधन भी नहीं है। जो टेलर डैम बने हुए उसका पानी अन्यत्र जाता है, परसुखेड़ी डैम बना हुआ उसका पानी अन्यत्र जाता है, बड़ौद में जो डैम बना है उसका पानी अन्यत्र जाता है। आगर की जनता को और आगर जिले की जनता को उद्योग और पानी की कमी महसूस होती है। इन सब बातों को राज्य शासन को और मूव किया जाएगा। तो जो जरूरत है आपने बताई है। आप बताइए शैलेंद्र कुमार जी वकील साहब, आप बहुत व्यापारी वर्ग से जुड़े हैं और जो बड़ा तालाब हमारी पहचान है, हमारी धरोहर है, आप वहाँ पर लगातार जाते रहे हैं जो गणेश मंदिर में पूजन अर्चन के लिए, आपको किस तरह की जरूरत महसूस होती है उसके विकास की और अभी तक क्या देख पाए आप उसमें? जैसा कि आदरणीय बसंत कुमार साहब ने बताया कि आगर का तालाब जो है मोती सागर, वह प्रदेश में दूसरे नंबर पे है भोपाल के तालाब के बाद में, और यह आगर की लाइफलाइन भी है, जिसकी वजह से आसपास के पूरा क्षेत्र जो है सिंचित रहता है। और इसके दोनों ओर, एक और भगवान चिंतारण गणपति का मंदिर है, सामने अचलेश्वर महादेव मंदिर है। लेकिन अगर इस तालाब का विकास, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि अगर झील के रूप में हो जाए तो वहाँ पर अगर एक बाप बेटा पुल बनवा दिया जाए जो दोनों को जोड़े, तो अपने आप में आगर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। साथ ही आसपास किनारों का घाटों के रूप में सौंदर्यीकरण हो जाए एवं वहाँ पर्यटन का विकास हो जाए, उससे लोग आने लग जाए। वैसे भी अभी वर्तमान में मंदिर बहुत पुराना होकर एक चमत्कारिक मूर्ति है भगवान चिंतारण गणपति की, और आगर शहर के बीच में होने से हर परिवार का, हर समाज का व्यक्ति वहाँ जुड़ता है। इसलिए क्या है कि वो स्थान अपने आप में इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि अगर वहाँ पर सरकारी योजनाएं लागू कर दी जाए जिससे कि वहाँ का विकास हो सके, तो आगे भविष्य के लिए आगर के लिए एक बहुत बड़ी जगह शहर के बीच में बिल्कुल नजदीक में होगी, जहाँ हर आदमी जा सकता है, आ सकता है। तालाब के सौंदर्यीकरण की आपने जरूरत बताई है। हमारे साथ में आप मौजूद है। रेल को लेकर आप क्या कहेंगे? बड़ा मुद्दा मांग रही है, आप उस चीज को आगे बढ़ा भी रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र शर्मा है और रेलवे जन जागरण मंच नाम से व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है, और इसके माध्यम से जनता के ये जागृति लाना चाहते हैं कि यहाँ 1975 में रेल चला करती थी। अंग्रेज आज से 300 साल पहले इस आगर में आके बसे थे, छावनी के रूप में इसको बसाया था। तब से हमारी रेल चलती थी, लेकिन 75 में कतिपय कारणों से उसको उखाड़ लिया गया। उस टाइम पे आश्वासन दिया गया था कि अपन उज्जैन से रामगंज मंडी आपको ट्रैक दे दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह कि आज 48 साल होने को आए, हर विधायक सांसद हर चुनाव में इस रेल के मुद्दे को लेकर खड़े होते हैं, लेकिन कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है। अभी शिवराज सिंह चौहान एक आम सभा में कह गए हैं कि मैंने आगर को जिला बनाया है, रेल भी मैं दूंगा। शाहजहाँपुर की एक आम सभा के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी भी बोल के गए थे, उनका वीडियो क्लिप आज भी जनमानस में फैला हुआ है, लेकिन कोई काम धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। इससे जनता के मन में आक्रोश है और जनता ने मन बना लिया है कि अगर इस बार किसी भी मतदान के पूर्व रेलवे लाइन स्वीकृत हो जाती है तो ठीक, अन्यथा जनता नोटा पे मतदान करेगी, हमारी मांग है। तो रेलवे एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, जैसा आपने बताया कि बार बार वादे किए जाते रहे लेकिन कभी पूरा नहीं हो पाया। एक बड़ी चीज़ ये आपको बता दूं, यहाँ पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा जो गो अभ्यारण्य यहाँ पर मौजूद है, वो गाय के क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत जाने जाते हैं। जगदीश जी यादव में काफ़ी अरसे से आप गौ सेवा के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। किस तरह का आप देखते हैं जिले में गौ सेवा के क्षेत्र में कौन कौन से काम होने की आवश्यकता है? गौशाला को बड़ी करने की आवश्यकता है। यहाँ पर जितनी भी गायें आवारा घूम रही है, सब अगर व्यवस्था हो जाए तो सब गायों की एक जगह कसाई नहीं पकड़े, इनको काटे नहीं, और शासन इनके ठहरने के लिए जगह दे तो ज़्यादा अच्छा हो। आप क्या मानते हैं कि गौशालाओं में जितनी व्यवस्थाएं हैं अभी शासन से कम है, शासन से कम है? किस तरह की व्यवस्थाएं अभी हैं और किस तरह की होना चाहिए, क्या मानते हैं आप? वो अभ्यारण्य सही जगह चाहिए। अगर में बहुत गायें हैं यहाँ पे आवारा घूमती है, हर लोग छोड़ देते हैं हर बार और परेशान होती है। अभी भी बस स्टैंड पे यहाँ से वहाँ तक रोड पे इतनी गायें, एक्सीडेंट होते हैं बार बार, कसे ले जाते हैं पकड़ के, हर बार विवाद होता है। तो इन सब गायों को रखने के लिए ऐसी जगह दे सरकार की, इन सबको ठहरा सकें। एक अभ्यारण्य ऑलरेडी सरकार ने यहाँ पर बना रखा है, उसमें गायें नहीं ले रहे हैं अभी। गायें अगर लेने लग जाए पूरी सब तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो गायें इतनी है कि वो उनको ही संभाल नहीं पा रहे हैं। अनुदान की राशि भी मिलती है शासन द्वारा, तो जो आपको राशि मिलती है उसमें थोड़ी कम है। अधिक चाहिए राशि। इतनी गायें आती हैं, एक्सीडेंटल गायें बहुत आती है, हर बार एक्सीडेंट होता है और गायें संभालने के लिए सब खर्च लगता है, तो ये कहाँ से आता है? तो अनुदान की राशि कम है। कोऑपरेटिव सेक्टर में आपने काफी काम किया। राजेंद्र शर्मा जी, आप क्या देखते हैं कि क्षेत्र में कोऑपरेटिव में कहाँ तक काम होने की गुंजाइश अभी बाकी है? कोऑपरेटिव आंदोलन, सहकारिता आंदोलन का इस देश में, विश्व में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है।
स्वतंत्रता आंदोलन में भी सहकारिता क्षेत्र का बहुत योगदान रहा। और जितनी भी सहकारिता की शासन की जो योजना है वो सहकारिता के माध्यम से ही नीचे तक जाती है। अपन कह सकते हैं कि अंतिम जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसको अगर बिल्कुल अच्छी सेवा देना है तो उसका माध्यम सहकारिता है। जैसे आप देखें तो पीडीएस का, सार्वजनिक प्रणाली का है, फसल बीमा का है, मतलब हर वर्ग का, हर समाज का लोग सहकारिता के माध्यम से उस तक अपनी पहुंच रही है, सेवाएं पहुंच रही है और वो उससे सेटिस्फेक्शन भी उसको। और दूसरा, अभी सहकारिता का इतना महत्व कि अभी हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक सहकारिता मंत्रालय बनाया जिसमें सबसे तेज तर्रार मंत्री श्री अमित शाह जी को उसका कार्यभार दिया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत में अब सहकारिता का कितना अच्छा और काम होने वाला है। तो आप ये मानते हैं कि सहकारिता का अगर और ज्यादा काम होगा तो आर्थिक उन्नयन होगा आम लोगों का? मैं कह रहा हूँ ना साहब कि अगर देश का विकास करना है तो सहकारिता के माध्यम से आपको समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है और उस पहुंचने का मार्ग सहकारिता है। तो समाज के अंतिम कम शब्दों में जानना चाहूंगा, स्थानीय मुद्दे आपको क्या लगते हैं, कहाँ छूट रहे हैं विकास की गति में? आगर को 2013 में जब जिला बना, कई आशाएं थी और वो आशाओं में ज़्यादातर जो भी यहाँ जो है कोई भी साधन जो बनाया है, जैसे कि कलेक्ट्रेट वगैरह, भवन तो काफ़ी बने हैं, कार्यालय भी सब आ गए हैं, मगर कोई भी निश्चित व्यवस्था के अनुसार नहीं बना है। कभी कलेक्ट्रेट यहाँ बना दिया, एसडीओ 13 किलोमीटर 10 किलोमीटर बना दिया, तो इस प्रकार से वो परिपक्व के स्थान पर नहीं बनाया गया। ठीक है, वो नहीं बनाया, वो तो हो गया है, मगर अब इस समय यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, महाविद्यालय नहीं है, कृषि विद्यालय, ये भी कृषि प्रधान क्षेत्र है, फिर भी कृषि विद्यालय यहाँ आज तक नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ मेरे को 22 साल हो गए पेंशन संघ का अध्यक्ष बने और सारी गतिविधियाँ मैं देखता हूँ कि यहाँ क्या क्या खामी है। तो इस प्रकार से इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इधर से अन्य विद्यालय वगैरह, ये इसकी बहुत ज़रूरत है, इसलिए इसका बहुत ज़रूरी है। पर चूँकि यहाँ क्या है, जो बाहरी व्यक्ति आते हैं तो वो अपने क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देते हैं, आगर को ध्यान देते हैं। अभी हमने सांसद को बुलाया था, तो उनको नंबर दिया, तो उन्होंने कहा कि उस सांसद से यहाँ आके बात करना पड़ेगी। लोग हम देवास जाकर के सांसद से बात करें। इसके बाद हमने सांसद को बुलाया नहीं, 5 साल हो गए, हमने अभी तक सांसद को इसलिए नहीं बुलाया कि भाई वो यहाँ आकर के हमसे मिले। जब उनको पता लग गया कि भाई पेंशन संघ वाले बुला रहे हैं तो उनको खुद को आना चाहिए। जैसे हमें इसके पूर्व के जो सांसद, ठीक है, आपकी समस्या को हम समझ सकते हैं। साहित्य के लिए भी जाना जाता है हमारा आगर शहर। प्रहलाद जी चौहान, आप अच्छे साहित्यकार है, रिटायर्ड शिक्षक है। मैं अपने दर्शकों के लिए आपके श्रीमुख से सुनना चाहूँगा और उनको पहुँचाना चाहूँगा, कौन सी ऐसी लाइन है जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे? देखिए, इतिहास इस बात का साक्षी है कि समाज को नई दिशा देने में और समाज में आमूल परिवर्तन लाने में साहित्य का अहम योगदान रहा है। और साहित्य की अनदेखी हमारे इस जिले में प्रारंभ से ही की जा रही है। हमारे स्वर्गीय गणेशदत्त शर्मा इंद्र जी द्वारा लिखित सैकड़ों पुस्तकें ऐसी हैं जो आज लोगों के काम में आ सकती है, लेकिन यह सार्वजनिक वाचनालय नहीं है और साहित्यकारों को बैठने के लिए स्थान भी यहाँ पर नहीं है। तो मैं साहित्यकारों की ओर से ये मांग करूँगा सरकार से कि साहित्यकारों के लिए एक ऐसा स्थान हो जो शहर के बीच हो, सुविधापूर्ण हो और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने में काम आए। चौहान साहब, मैं अपने दर्शकों के लिए आपके मुंह से कविता सुनना चाहता हूँ। हमारे मिट्टी की कविता हमारे दर्शकों तक पहुँचना चाहिए। ये आपने बात कही है, मिट्टी की कविता। तो वर्तमान में जो माहौल चल रहा है उस माहौल के लिए 4 पंक्तियाँ आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ मैं। बेटी के लिए बहुत बात की जा रही है, बेटियों के लिए बहुत बात की जा रही है। अभी त्योहार आ रहे हैं, बेटियों के लिए राखी है, तीज है, अन्य। तो उसके लिए मैं 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। बेटियों की जो निर्मम हत्या हो रही है उसके लिए 4 पंक्तियाँ उसको चुनौती है कि कोख से आती हुई आवाज़ सुन, कोख से आती हुई आवाज़ सुन, आने वाले वक्त की पदचाप सुन, आने वाले वक्त की पदचाप सुन, खाक में मिल जाएगी दुनिया तेरी, खाक में मिल जाएगी दुनिया तेरी, लाडली की करुण पुकार सुन, लाडली की करुण पुकार सुन।
तो लाडली की करुण पुकार सुनने के लिए आग्रह कर रहे हैं प्रहलाद जी चौहान साहब। और आखिरी में हमारे पास जो खास मेहमान है हाजी अनीस कुरैशी साहब, आप समाज सेवा से जुड़ रहे हैं। आप विजय कुमार जी मयंक साहब, आपने काफी सेवाएं दी शासक के विभाग में। आप दोनों से एक साथ में जानना चाहूंगा, नगर पालिका में आप दोनों से एक साथ में जानना चाहूंगा, जो शहर है किस लिए जाना जाता है? सौहार्द की ऐसी कौन सी कहानियां हैं जो हमारे दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए? ये शहर जो है बैजनाथ बाबा के नाम से जाना जाता है और लाल मिट्टी के नाम जाता है। यहाँ पे गर्मी भी कम पड़ती है, सर्दी भी कम पड़ती है। ये पचमढ़ी के मुकाबले शहर है। पचमढ़ी में की स्थिति, आगर की स्थिति अच्छी, पचमढ़ी की इतनी अच्छी नहीं है। आगर को भी टूरिस्ट बनाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? सांप्रदायिक सौहार्द के मामले में हमारा जिला बहुत शांतिपूर्ण है। यहाँ पर सारे त्यौहार सारे समाज एक साथ मिलकर के मनाते हैं। दिवाली हो, दशहरा हो, रामनवमी हो, सब एक साथ मनाते हैं और एक दूसरे के मतलब उसमें शामिल होते हैं, एक दूसरे का स्वागत करते हैं। कोई भी त्यौहार ऐसा नहीं होता है जिसमें कि एक दूसरे से मिलकर के न मनाया जाए और एक दूसरे का स्वागत न किया जाए। तो आपने सुना कि ये वो मिट्टी है जहाँ पर त्योहारों को साथ साथ मनाया जाता है, चाहे दिवाली हो या ईद हो। आपने लोगों से उनकी बातें भी सुनी, कुछ लोगों ने यहाँ की उपलब्धियां बताई, तो अपना दर्द भी बयान किया। ऐसी ही चौपाल अब आगे भी लाएंगे। अगली चौपाल इसी शहर में उन महिलाओं के साथ हम करेंगे जो किचन का बजट बनाती है और राजनीति का बजट गड़बड़ कर सकती है। आगरमालवा से जफर मुल्तानी, NDTV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।